नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। मसूरी में भाजपा युवा मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज बुरासखंडा में स्मार्ट क्लास शुरू किए जाने को लेकर ओएनजीसी के सहयोग से एलईडी, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, इन्वर्टर आदि सामग्री वितरित की गई। इस मौके पर नेहा जोशी ने छात्र छात्राओं को पढ़ेगा बढ़ेगा उत्तराखंड पुस्तक भी वितरित की, जिसमें राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में बताया गया है। इस मौके पर नेहा जोशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर निर्णायक भूमिका निभाएंगे, जिनसे संवाद करने के लिए युवा मोर्चा देश भर में 200 से ज्यादा युवा चौपाल लगाने जा रहा है। भाजपा युवा मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कहा कि प्रदेश में विपक्ष ना के बराबर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विपक्ष अप्रासंगिक हो चुका है। मजबूत लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु दुर्भाग्य है उत्तराखंड में विपक्ष अपनी आपसी अंतर कलह में ही सिमटा हुआ है। जितने भी स्कूल मसूरी विधानसभा में आते हैं उनमें जो भी प्राइवेट स्कूल में जो सुविधाएं हैं उन सारी सुविधाओं को सरकारी स्कूल तक भी पहुंचाया जाए। तो उसी क्रम में आज ओएनजीसी के माध्यम से ये स्मार्ट क्लासेस यहाँ जीआईसी बुरासखंडा जो एक दूरस्थ हमारा स्कूल है वहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। उसके अलावा एक नोटबुक अभियान हमने चलाया है जिसमें बच्चों को हमने कुछ नोटबुक्स वितरित करी हैं जिसमें सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया गया है ताकि वो उस तरीके से भी जागरूक हों। तो मैं आशा करती हूँ कि इसी तरीके से जो एक क्रम शुरू हुआ है कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनको किस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स के जैसी ही शिक्षा वहाँ पर मिल पाए। हमारे टीचर्स जो हैं वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहाँ ऑनलाइन झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपियों को एसटीएफ उत्तराखंड ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को कर्नाटक व केरल से गिरफ्तार किया गया था, जबकि तीसरे आरोपी को महाबलेश्वर महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया। इसके संबंध में बताते हुए एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने कहा कि इन आरोपियों के खिलाफ देश भर में 3200 से अधिक शिकायतें दर्ज थीं, जिसमें इन्होंने 21 करोड़ की ठगी लोगों से की थी। पिछले वर्ष एक शिकायत हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को प्राप्त हुई थी, जिसमें कि शिकायतकर्ता के साथ में 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। और ये जो धोखाधड़ी थी ये किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा लगाने कर और उसमें अच्छा रिटर्न देने के नाम पर की गई थी। तो इसमें हमारे द्वारा एफआईआर लिखकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। पूर्व में 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से एक की गिरफ्तारी केरला से हुई थी और एक ही कर्नाटका से हुई थी। उसी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे द्वारा एक और मुख्य अभियुक्त को महाबलेश्वर महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। हरिद्वार की रानीपुर पुलिस ने क्षेत्र में हुई किशोरी की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि वह नाबालिग का प्रेमी था। उसने ही अपनी प्रेमिका की हत्या की थी। उसने बताया कि आरोपी ने किशोरी से पीछा छुड़ाने के लिए गला दबाकर उसे मौत के घाट उतारा और शव को कट्टे में डालकर गंगनहर में फेंक दिया। ये रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में सलेमपुर जो इलाका है वहाँ से 31 तारीख को एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई थी कि उसकी एक नाबालिग पुत्री जो घर से गायब है। ये लड़की जो नाबालिग थी अजीम नाम के एक लड़के के साथ इसका एक अफेयर चल रहा था, उससे लगातार बातें कर रही थी। बाद में जब इस पर शादी का दबाव पड़ने लगा तो इसके द्वारा इसको बुला के इसकी हत्या की गई और उसको बॉडी को बोरे में भर के उसके द्वारा नहर में फेंका गया था। तो इस पूरे प्रकरण में जो अजीम की अपने करी है 302/201 में और पोक्सो के अधीन इसमें अन्य सेक्शन लगा के इस पर 9 फरवरी को बिहार के रहने वाले प्रकाश का शव हिंसा प्रभावित इलाके में मिला। उस समय प्रकाश की मौत को हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन हल्द्वानी हिंसा के 1 हफ्ते बाद मामला कुछ और ही निकला। इस पूरे मामले का एसएसपी नैनीताल ने आज खुलासा किया। प्रकाश की मौत दंगे में नहीं हुई थी। उसकी हत्या चोर गलिया थाने में तैनात पुलिस के एक जवान और उसके अन्य 3 साथियों ने की थी। बताया जा रहा है कि प्रकाश का पुलिस के जवान की पत्नी के साथ अवैध संबंध था, जिससे वह ब्लैकमेल कर रहा था और पैसे की डिमांड भी कर रहा था। ऐसे में पुलिस के जवान ने दंगे की आड़ में प्रकाश को ठिकाने लगा दिया और उसके शव को हिंसा प्रभावित क्षेत्र बनभूलपुरा में लाकर छोड़ दिया। इस हत्याकांड में पुलिस का जवान, जवान की पत्नी, जवान का साला, साले के दोस्त शामिल हैं। अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, जबकि पुलिस जवान की पत्नी फरार है। इस सारे घटनाक्रम में
एक हत्या करने वाला जो अभियुक्त है उनमें से एक जो अभियुक्त है वो पुलिस का सिपाही है, और जो ये अभियुक्त मृतक है इसका और जो पुलिस के सिपाही है जो अभियुक्त है उसकी पत्नी के संबंध होने के कारण और मृतक द्वारा जो सिपाही है उसकी पत्नी को वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में वो उससे नाराज था। काशीपुर में विजिलेंस की टीम ने 10,000 की रिश्वत लेते हुए प्राथमिक विद्यालय वांसखेड़ा कला में तैनात प्रधानाचार्य और सहायक टीचर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के वांसखेड़ा कला स्थित प्राइमरी स्कूल के प्रधानाचार्य और सहायक अध्यापक के खिलाफ शिकायतकर्ता ने विजिलेंस हल्द्वानी की एंटी करप्शन की टीम को टोल फ्री नंबर 1064 पर शिकायत दर्ज करवाई थी। हल्द्वानी विजिलेंस की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने प्राइमरी पाठशाला बांसखेड़ा कला के हेडमास्टर जो सीआरसी भी हैं और को 10,000 रुपये की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। ये सीआरसी होने के नाते जो इनको चेकिंग करते हैं प्राइवेट स्कूलों की रजिस्टरों की, तो उनमें कमियां पाए जाने की जो कमियां पाई गई उसको उच्च स्तर पर ना भेजने की एवज में इन्होंने मांग की थी। और अंकुर प्रताप जो है जो सहायक टीचर हैं उन्होंने रिश्वत की डिमांड की थी, उनको उसमें गिरफ्तार किया गया और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई हल्द्वानी विजिलेंस की टीम द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 के लक्ष्य को साकार करने के लिए पुलिस का अभियान बीते कई महीनों से जारी है। लिहाजा इसलिए कि प्रदेश भर में बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति पर 100% अंकुश लगाया जा सके। ऐसे में नशाखोरी के खिलाफ पुलिस की धरपकड़ जारी है। प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ साथ राजधानी देहरादून पुलिस भी कंधे से कंधा मिलाकर अभियान को सफल बनाने की दिशा में काम कर रही है। जानकारी देते हुए एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस द्वारा जगह जगह नशा तस्करों की धरपकड़ को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में हमारा प्रयास है कि बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर रोकथाम लगाई जा सके ताकि ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 का लक्ष्य साकार हो सके। देखिए, हमारी तो लगातार तकरीबन हर फ्रंट पे हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो जो इसमें अभियुक्त लिप्त हैं तो उनकी गिरफ्तारी का हो, बरामदगी का हो, और तीसरी जो अहम चीज़ है कि अवेयरनेस का भी, जो हमारी विभिन्न टीमें हैं वो अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रही हैं। और विशेषकर हमारी जो ANTF है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है, उसके द्वारा विधिवत रूप से बहुत बढ़िया कार्य किया जा रहा है। इसमें हमारी जो STF का भी सहयोग लिया जा रहा है और अवेयरनेस के प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं। जहाँ हमें सूचना मिलती है तो तत्काल उस पर जो है विधि सम्मत मतलब उस पर त्वरित कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की जाती है ताकि हमारी जो ड्रग्स है वो देवभूमि है उसको ड्रग्स फ्री किया जा सके, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का 2025 तक का लक्ष्य है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में मलिक के बगीचे से शुरू हुई हिंसा पूरी देश और दुनिया ने देखी। बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगे 8 दिन हो गए हैं। बनभूलपुरा के विभिन्न इलाकों में कर्फ्यू के अंदर रहने वाले लोग क्या कुछ सोचते हैं और उस दिन क्या हुआ था, इसके बारे में लोगों ने बताया। धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। कर्फ्यू में प्रशासन ने 2 घंटे की ढील दी है और बनभूलपुरा के इलाके ताज चौराहा, लाइन नंबर 17, विलाली मस्जिद, इंदिरा नगर, ठोकर सहित कई इलाकों में धीरे धीरे हालात सामान्य हो चुके हैं। वहां के लोगों का भी कहना है कि जिन लोगों ने हिंसा की उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, लेकिन निर्दोष लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि ये घटनाक्रम हुआ और उसके बाद से लगातार इस क्षेत्र में कर्फ्यू अभी चल रहा था और उसमें अगले दिन से ही दूध, राशन, क्योंकि लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो दूध, राशन, गैस, सब्जी, फल, सभी जो जरूरी आवश्यकताओं की चीज़ें हैं उनको मौके पर ही जाकर घर घर उपलब्ध कराया जा रहा है। देखिए, कर्फ्यू के बाद से लगातार क्षेत्र में निगरानी की जा रही है और इम्प्रूवमेंट है। माहौल बहुत तेज़ी से सामान्य हो रहा है। उसी के देखते हुए कर्फ्यू में ढील दी गई है। कुछ स्थानों पर 2 घंटे की ढील है, कहीं पर उससे अधिक ढील दी गई है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति विभागों के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है। देखिए, आवश्यक सामग्री जो है खाद्यान्न है और दूध है, ब्रेड है, इसके अलावा जो ज़रूरी की आवश्यक वस्तुएं हैं वो उनका वितरण किया जा रहा है।
और यहाँ पे हॉस्पिटल भी खोल दिया गया है। ओपीडी लगातार यहाँ पे बढ़ रही है। गायनी के साथ साथ यहाँ पे बाल रोग विशेषज्ञ भी तैनात कर दिया गया है। उस दिन तो जो भी रहा होगा, मैं उस समय मौके पे नहीं था, लेकिन अभी की स्थिति पूरी सामान्य है और प्रशासन ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से इस क्षेत्र की मदद की है और मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो और जिन लोगों ने ये गलती की है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जल्दी मुझे पता चला 4:30 बजे के आसपास के लाइन नंबर 17 में जो है माहौल ख़राब हो रहा है, तो हमने अपनी शॉपें बंद की और हम अपने सीधे घर पर आए। हमने अपने बच्चों को देखा, सब कुछ ठीक था। पता नहीं चला कि 1 घंटे के अंदर कहाँ से क्या पब्लिक आई और क्या उन्होंने किया। हम लोग खुद ही इतने में समझ पाते, इतने में बहुत ज़्यादा आगजनी और पब्लिक ने पथराव किया। पुलिस प्रशासन की भी सपोर्ट काफ़ी रही है, ऐसा नहीं पुलिस प्रशासन लगा है। मैंने घटना के दिन ये सुना है कि वहाँ पे पथराव लोगों ने किया प्रशासन के ऊपर, इससे ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है सर। तो उसके बाद क्या हुआ? आवाजें आने लगी, आपको तेज आवाजें आने लगी? उसके बाद कर्फ्यू लग गया? उतनी दूर से तो यहाँ पे कोई आवाज नहीं आई। उसके बाद जो भी हुआ वहाँ पे घटना हुई है, उसके बाद इधर एरिया में हमें सडनली ये पता लगा शाम को कि कर्फ्यू लग गया। नगर निगम देहरादून की गाड़ियों का संचालन करने वाले वाहन चालकों को वेतन न मिलने के कारण हड़ताल का ऐलान किया गया है, जिसके चलते वाहनों का संचालन पूरी तरह से ठप रहा। इस पूरे प्रकरण को लेकर के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि अनुबंध कंपनियों के ड्राइवर की हड़ताल को देखते हुए अनुबंध कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। हमारे द्वारा वाहन स्वामियों को पेमेंट की जा चुकी है, क्योंकि यह मामला वाहन चालकों व वाहन मालिकों के बीच का है, इसलिए उन्हें यह मामला सुलझाने को कहा गया है। उनके कर्मचारी नहीं है, हमारा एक वाहन कंपनी के साथ अनुबंध है जो हमको वाहन उपलब्ध कराती है, ये उनके कर्मचारी हैं। हमारे द्वारा वाहन स्वामी को पेमेंट की जा चुकी है। यह जो भी विवाद है वाहन कंपनी स्वामी और वाहन के ड्राइवर्स के बीच अपने पेमेंट्स को लेकर है। इसमें नगर निगम का कोई लेना देना नहीं है और हम इसके लिए जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जिनके साथ हुआ, जिन वाहन कंपनी के साथ हुआ है, हम उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो उनके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी करेंगे। इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरिद्वार में हर की पेड़ी पर जमा रहने वाले भिखारियों की भीड़ श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है। यहाँ हजारों की तादाद में भिखारी जमा रहते हैं। प्रशासन चाह कर भी हर की पेड़ी क्षेत्र को भिखारी मुक्त नहीं बना पा रहा है। दरअसल हरिद्वार के रोशनाबाद में बने भिक्षुक गृह की क्षमता महज 100 भिखारियों को रखने की है, जबकि मौजूदा समय में भिखारियों की तादाद हजारों में है। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से धर्म नगरियों में जमा रहने वाले भिखारियों के पुनर्वास के लिए नगर निकायों के साथ मिलकर कवायद शुरू की गई है। साथ ही हर की पेड़ी कॉरिडोर का काम भी आगे बढ़ रहा है। देखिए, भिखारियों की बहुत बड़ी समस्या है जो हर की पौड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में हरिद्वार की तीर्थ की मान मर्यादा को प्रभावित करती है। हरिद्वार हर की पौड़ी क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को प्रभावित करती है। यदि इनके खिलाफ कोई प्रशासन शासन के द्वारा कोई सख्त और कठोर कार्रवाई नहीं करी जाती तो निश्चित रूप से हरिद्वार की मर्यादा भंग हो रही है और सरकार को इस ओर ध्यान देकर के इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। भिक्षुक आवास गृह बनाने चाहिए, उनकी संख्या निर्धारित होनी चाहिए, सभी भिखारियों का सत्यापन होना चाहिए और उन्हें कम से कम एक क्षेत्र में रखा जाए। उसमें देखिए फ्यूचर में और वो उन चीज़ों को भी कंसिडर किया जाएगा। जब कॉरिडोर में ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों का भी समावेश उसमें मिलेगा, तो इन्हीं चीज़ों को लेके ही तो ये कॉरिडोर की परिक्रमा की जा रही है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश की दूरस्थ क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार मातृशक्ति के उत्थान को समर्पित सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार लगातार महिलाओं के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण में उत्तराखंड की महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर बचाने में उत्तराखंड की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ की महिलाएं स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ें, इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। राज्य की रीढ़ रही है और इस राज्य को बनाने में हो या राज्य की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाने में हो या यहाँ के जनजीवन को आगे बढ़ाने में मातृशक्ति का हमेशा से बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मातृशक्ति का उत्थान हो, वो स्वरोजगार की ओर बढ़ें, रोजगार की ओर बढ़ें, स्वावलंबन की ओर बढ़ें, आत्मनिर्भर बने, हर क्षेत्र में आगे आएँ। इसके लिए हमने
मातृशक्ति नारी शक्ति महोत्सव पूरे राज्य के अंदर किए हैं, जिसमें लाखों की संख्या में मातृशक्ति ने आकर जहां स्वयं को आगे बढ़ाने की जो तस्वीर है वो पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने, प्रदेश के सामने प्रस्तुत की है। पीरान कलियर में अपनी मांगों को लेकर दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दरगाह परिसर में धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि नियाज का ठेका निरस्त करने के साथ साथ दरगाह प्रबंधक को हटाने सहित अन्य 4 मांगों को लेकर पीरान कलियर के दुकानदार धरने पर बैठे हैं। वहीं विधायक फुरकान अहमद भी दुकानदार समर्थन में धरने पर डटे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही से गरीब दुकानदार अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हो रहे हैं। विधायक ने कहा कि यदि मांगे नहीं मानी गईं तो वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। तो जो न्याज बनाने का ठेका करा जा रहा था उसे निरस्त करने की मांग थी। एक जो यहाँ की रजिया बेगम है, जो इनकी मैनेजर है दरगाह साबित पाक की, इसे हटाने की हमारी मांग है और बहुत सी मांग है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह लोगों को उजाड़ा जा रहा है, परेशान करा जा रहा है। हमारे जो दुकानदार हैं कई हज़ारों की तादाद में जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, इन पे कभी कोई डंडा बजाता है और जो हमारे पेश इमाम जो सदियों से परंपरा चलती आ रही है कि जो भी इमाम रिटायर होगा या इंतकाल होगा उसके परिवार को रखा जाए या लोकल का ही रखा जाए, उसमें कुछ इन्होंने शर्तें लगाई। एक विज्ञप्ति निकाल दी कि 4 मंदिर से चयनित किए कि उनमें जो पढ़ा हुआ होगा वो यहाँ पे इमाम होगा। 4 धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम कहे जाने वाले बद्री के कपाट मात्र 6 महीने आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं, लेकिन अभी कपाट शीतकाल के लिए बंद हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिए जाएंगे। इस वर्ष भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट 12 मई प्रातः 6 बजे आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसको लेकर के पांडुकेश्वर गांव के स्थानीय ग्रामीणों में काफी खुशी का माहौल है। पांडुकेश्वर गांव बद्रीनाथ धाम का मुख्य पड़ाव है और इसी पांडुकेश्वर गांव में भगवान कुबेर जी और भगवान उद्धव जी की 6 महीने शीतकालीन पूजा अर्चना की जाती है। महाराज की है, भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने से तो हमारे भाग खुल जाते हैं। हम ये समझते हैं कि आज हमारे भाग खुल गए हैं और 12 मई को 6 बज करके ब्रह्म मुहूर्त में 6 बजे जो कपाट खुल रहे हैं, अति उत्साहित है। हमने उत्सव मनाया और हमारी यह परंपरा है, जब टिहरी महाराज के यहाँ जो है दिन होते हैं तो हमारे कोयल चौक में हर साल जो है बसंत पंचमी का टीका उत्सव मनाया जाता है। हमारे कोयल जी का गाड़ू होता है, चारों देवता हमारे खड़े होते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे ब्राह्मणों द्वारा जो है इस तिथि की घोषणा कर दी जाती है। आज भी वो तिथि हमने जो है यहाँ पे घोषणा की, तो बहुत प्रसन्न है हम, सारा गाँव, हमारा पूरा गाँव प्रसन्न है। जोशीमठ के रवि ग्राम में चल रहे 10 दिवसीय मेला संपन्न हो चुका है। आपको बता दें कि यहां आए दिन मेले के दौरान स्थानीय ग्रामीण अधिक संख्या में पहुंच रहे थे और जमकर मेले का लुत्फ उठा रहे थे। अंतिम दिवस में यहां पर हजारों की तादाद में दूर दूर से पहुंचे हुए स्थानीय लोग आए और जमकर खरीदारी की। बता दें कि जोशीमठ में पिछले वर्ष भू धसाव एवं दरार जैसे मामले सामने आ गए थे, जिस कारण पूरे जोशीमठ में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया था। हालांकि इस दौरान काफी नुकसान भी झेलना पड़ा था, लेकिन अब जोशीमठ देवनगरी में दरार एवं भू धसाव जैसे मामले फिलहाल बहुत कम हो चुके हैं, जिस कारण लोग अब पुराने जख्मों को भूलकर घरों से एक बार फिर से बाहर निकलने लगे हैं और लोगों ने इस बार रवि ग्राम में चल रहे 10 दिवसीय मेले का जमकर लुत्फ उठाया। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जोशीमठ के रवि ग्राम। रवि ग्राम की बात करें तो रवि ग्राम गांव में तकरीबन 10 दिनों तक यहां पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा था और आज के दिन वो समापन भी हो चुका है। और बड़ी बात तो यह कि आज के दिन लोगों ने यहाँ पर जमकर खरीदारी भी की, लोगों ने चरखी का आनंद लिया। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सुंदर सा नज़ारा आप देख सकते हैं, चरखी का आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों के लिए सजाया गया था। और आज शाम जो मेले के दौरान जो यहाँ पर लोगों के लिए तमाम जो सुविधाएं कर दी गई थी, खेल से संबंधित कई यहाँ पर आयोजन भी हुए थे। हालांकि अगर मैं पीछे की तस्वीर अगर दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से लोग इस वक्त रवि ग्राम के इस रामलीला मैदान में किस तरीके से यहाँ पर जमकर खरीदारी करते हुए यहाँ पर देखे जा रहा है। पीछे में कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा कि जरा पूरी तरह से दिखाएं रवि ग्राम मैदान की इस मेले का पूरे तस्वीरें दिखाएं। ये देख सकते हैं हजारों की तादाद में इस वक्त रवि ग्राम के इस रामलीला मैदान में लोग जमकर आज के दिन खरीदारी करते हुए देखे गए। कैमरामैन साथी कन्हैया भट्ट के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।